हाँ जी बच्चों, वेलकम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू एम इंस्टीट्यूट। और हम लोगों ने आपके लिए एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहाँ पे हम आपको ये कमिंग नवंबर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट चार्जिंग एनी फ़ीस। और हम आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं कि आप क्लासेस में रेगुलर आएँ और अपनी पढ़ाई पूरी करके नवंबर अटेम्प्ट क्लियर करके जाएँ हमारे पास से। ठीक है, तो मैं हूं अभिजीत गुप्ता और मैं पढ़ाऊंगा आपको अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स हम पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन लेवल का, बट काफ़ी हद तक जो ये पढ़ाई है सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन दोनों लेवल के बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉमन है काफ़ी सब्जेक्ट्स, काफ़ी टॉपिक्स। तो सारे बच्चे साथ बैठ के पढ़ना चाहें तो साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास जैसे सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स है, इस अकाउंट्स की बात एक बार कर लेते हैं। ये जो अकाउंट्स का पेपर रहेगा हमारा, ये पेपर होगा सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब इसमें आपको जैसे पूरा पूरा लिखना होता था स्कूल में, बिल्कुल वैसे ही पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा अपना आंसर। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं जी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, और क्या इसमें बहुत ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, इसमें टफ़ क्वेश्चंस नहीं आते। जो ये आपका फाउंडेशन का अकाउंट्स है, ये इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। 3 हिस्सों में, जैसे काफ़ी हिस्सा हम 11th का पढ़ेंगे, काफ़ी हिस्सा हम अपने 12th का पढ़ेंगे, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो बीकॉम लेवल का है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, या अदर्स कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो जैसे 11th का हमारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस मान लो, कुछ कुछ एक या दो टॉपिक्स ही हैं। 12th में देखो हमारा क्या क्या आ सकता है। 12th का इसमें कवर होगा पार्टनरशिप, फिर इसमें 12th का कवर होगा हमारे पास शेयर कैपिटल, और क्या कवर होगा? डिबेंचर्स कवर होगा। और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करके भी एक चैप्टर था 12th में, जहाँ तुम्हें न्यू फॉर्मेट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट सिखाया जाता है, तो वो भी है यहाँ पे। अच्छा, बीकॉम एंड अदर्स के लिए क्या क्या आ जाता है? जैसे इसके अंदर होगा कंसाइनमेंट, एक टॉपिक है जो तुमने नहीं पढ़ा हुआ होता कहीं पे भी, वो आएगा। फिर एक और चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, वो भी है इसमें। ठीक है, और एक है जैसे एवरेज ड्यू डेट, एक चैप्टर है अकाउंट करंट, एंड छोटे मोटे एक दो और होंगे, मे बी मैं नाम भूल गया हूँ तो। ठीक है, तो मोटा मोटा हमारा सिलेबस इन 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, मेजॉरिटी हिस्सा हमारा 11th एंड 12th का है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ कुछ चैप्टर्स ये, एक यही चैप्टर है जो स्लाइटली बड़ा है, बाकी ये जो चैप्टर्स हैं ये छोटे हैं, इनमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी पढ़ने में, तो आसान चैप्टर्स में से कवर हो जाएगा ये इजीली। ठीक है, तो अगर हमने अपने पास सीए क्लियर करना है तो अकाउंट्स एक मेजर सब्जेक्ट है, और अकाउंट्स के जब तक हमारे को बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम सीए क्लियर करना मुश्किल कर लेंगे अपने लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें हमारे बेसिक्स क्लियर करने हैं। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर तुम जंग जीत गए, क्योंकि बाकी सब तो उसी कॉन्सेप्ट पे ही चलेगा तुम्हारा, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे बेसिक्स से, ताकि जिस किसी के बेसिक्स वीक हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जिस किसी के बेसिक्स वीक हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और किसी के अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो वो और रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने पास बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से।
ठीक है, चलो अकाउंट्स में तुम सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स देख के आए हो अपने पास 11th-12th में, वो हैं असेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम्स, या सेल यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए वर्ड, इनकम्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स या अभी के लिए सेल वर्ड यूज़ करेंगे, इनकम्स नहीं, और एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 4 वर्ड हम यूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा अकाउंट्स में आंखों के सामने आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले आओ देखें असेट्स क्या होते हैं। असेट्स जो मुझे बच्चे बताते हैं, सर जो चीज़ हमारी होती है, जिसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, जो हमारे काबू में होता है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं, जो कंपनी का होता है वो असेट होता है। बट ये कोई डेफिनेशन थोड़ी है। कोई तुमसे पूछे, कोई बच्चा तुम्हारे से 11th क्लास करके पूछे कि भैया बताओ, दीदी बताओ असेट क्या होता है, तो तुम ये बोलोगे जो हमारा है वो असेट है। ऐसे थोड़ी होता है कि जो हमारा है उसको असेट बना देंगे हम। हमारे को उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बतानी होगी ताकि बच्चे को या किसी को भी असेट समझ में आए। आगे चल के तुम सीए बनोगे तो तुम्हारे क्लाइंट को समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो कहेगा मेरी जो भी चीज़ें हैं, मेरी पर्सनल चीज़ें भी असेट बना देगा। वो अपनी पर्सनल चीज़ों को भी क्लाइंट असेट ना बना दे, तो तुम्हें असेट्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ता है। ठीक, तो असेट्स की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, देखो, असेट्स मीन्स रिसोर्सेज which we own and control and will give us some economic benefit and will give us some economic benefit in the future। ठीक है, असेट का मतलब कोई भी रिसोर्सेज जिसको हम ओन करते हैं, रिसोर्सेज जिसको हम ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जो हमें देगा क्या, इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ओनरशिप होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, और वो हमें क्या करे, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। इकोनॉमिक बेनिफिट से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो हमें किसी भी तरह से मॉनेटरी बेनिफिट दे। अकाउंट्स में हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो कहता है जिस चीज़ को पैसों में तोल पाओ उसी को रिकॉर्ड करना। तो अकाउंट्स में इकोनॉमिक बेनिफिट से सीधा मतलब क्या आता है फिर, मॉनेटरी बेनिफिट का। ठीक है, तो अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है कि तुम लोगों की जेब में पड़ा है एक मोबाइल, है ना, अभी शायद हाथ में होगा, फ़ोन देख रहे हो, या फिर लैपटॉप पे देख रहे हो तो तुम्हारे हाथ में होगा या जेब में पड़ा होगा। मेरा सवाल है कि तुम्हारी जेब में जो पड़ा मोबाइल है, क्या वो असेट है या नहीं। सोचो, तुम्हारी जेब में मोबाइल पड़ा है, उसको इन डेफिनेशन के क्राइटेरिया में डालो और देखो क्या मोबाइल असेट है या नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, सर ये असेट है। मैं पूछूंगा क्यों, तो कहोगे सर देखो, फ़ोन हम ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और ये हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे दे रहा है, कि सर हम आपसे पढ़ रहे हैं, आपकी जो क्लासेस हैं उसको अटेंड कर रहे हैं, तो हमें बेनिफिट मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है। बट इकोनॉमिक बेनिफिट से मेरा मतलब था मॉनेटरी बेनिफिट। क्या तुम्हें अपने फ़ोन से कमाई हो रही है, पैसे आ रहे हैं क्या? नहीं, तुम अपने फ़ोन से पैसे नहीं कमा रहे, तो क्या है, ये फ़ोन तुम्हारे लिए एसेट नहीं है। घर वाले क्या कहते हैं, ये फ़ोन उठा के फेंको,
उठा के रखो इसको, किसी काम का नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं दे रहा तुम्हें। कहते हैं ना, क्यों? बेनिफिट नहीं दे रहा, है ना। इसलिए ये मोबाइल हमारे लिए असेट नहीं है, ये मोबाइल हमें पैसे कमा के नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा, मेरी जेब में मोबाइल पड़ा है, मेरा जो मोबाइल है क्या वो असेट हुआ? फिर मेरी जेब में जो मोबाइल पड़ा है क्या वो असेट हुआ? फिर ये डेफिनेशन सुन के बच्चे क्या कहेंगे? सर फिर तो ये असेट नहीं है। जैसे ये नहीं था वैसे आपका मोबाइल भी असेट नहीं है। गलत, मेरा मोबाइल मेरे लिए असेट है। सर कैसे? हमारा क्यों नहीं था और आपका कैसे है? देखो, मेरा है कोचिंग इंस्टीट्यूट, और अगर मुझे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बच्चे बुलाने होते हैं तो मैं कैसे बुलाता हूँ? कॉल करके बुलाऊँगा, है ना। मैं कहूँगा हाँ भाई आ जाओ, पढ़ लो, हमारे पास क्लासेस होती हैं। फ़ोन से बात करके बुलाऊँगा बच्चों को अपने पास। यानी कि बच्चे अगर मेरी क्लासेस में आएंगे, पढ़ेंगे, तो क्या होगा? मुझे फ़ीस मिलेगी ना। तो बच्चे आए कैसे? फ़ोन से ही आए ना। यानी कि मेरे लिए फ़ोन क्या हो गया? एक असेट, क्योंकि उस फ़ोन से बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ने से मुझे फ़ीस मिलेगी, तो मोबाइल क्या हो गया मेरे लिए? एक असेट हो गया, ठीक। मॉनेटरी बेनिफिट मुझे अपने फ़ोन से मिलता है। अच्छा, अब एक सवाल, जिस घर में तुम रहते हो, तुम एक घर में रहते हो, बताओ तुम्हारा ये घर असेट है या नहीं? कुछ कुछ बच्चे अब समझने लग रहे होंगे कि क्या बात आ रही है, क्या ये घर तुम्हारे लिए असेट है या नहीं। कुछ कुछ बच्चों का जवाब अब आएगा यस, कुछ कुछ बच्चों का जवाब आएगा नो। देखो, ये घर असेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर तुम्हें अपने घर से मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, अगर तुम्हें अपने घर से मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है तो वो असेट है। पर अगर तुम्हें अपने घर से मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वो घर तुम्हारे लिए असेट नहीं है। मॉनेटरी बेनिफिट से मतलब, क्या तुम्हें अपने घर से रेंटल इनकम आती है? अगर तुम्हें अपने घर से रेंटल इनकम आती है तो वो घर तुम्हारे लिए असेट है। बट अगर तुम्हें अपने घर से रेंटल इनकम नहीं आती तो वो घर तुम्हारे लिए असेट नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम उस घर में रहते हैं, अगर उस घर में नहीं रहते तो कहीं और रहते, रेंट किराए पे रहते। अब किराए पे रहते तो रेंट देते, अब वो रेंट नहीं देना पड़ रहा हमें, तो हमारे लिए फ़ायदा तो हो रहा है ना कि रेंट नहीं देना पड़ रहा। तो देखो, वो जो तुम्हें रेंट नहीं देना पड़ रहा, दैट इज़ अ नोशनल बेनिफिट, दैट इज़ अ नोशनल बेनिफिट। अगर ऐसा होता तो क्या फ़ायदा मिलता? नोशनल है, उसको हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे। क्या तुम्हें उस असेट से फ़ायदा हो रहा है? आंसर इज़, उस घर से कोई पैसे आ रहे हैं, कमाई हो रही है? आंसर इज़ नो। अच्छा, कुछ कहेंगे सर हमारा ना, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारे 3 फ्लोर हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर है एक, फर्स्ट फ्लोर है एक, और सेकेंड फ्लोर है। तुम कहोगे सर फर्स्ट फ्लोर पे हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बाकी के 2 फ्लोर हमने रेंट पे दे रखे हैं। तो जो फ्लोर तुमने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो असेट नहीं है, जो फ्लोर रेंट पे दे रखा है वो असेट है, क्योंकि उतने पोर्शन से तुम्हें रेंटल इनकम आ जाती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे चलें। चलो मैं ज़रा इसको मिटा दूं।
हाँ, आ जाओ। चलो अब लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे तुमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज देखी होंगी जो बिजली बनाती हैं कंपनी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं इनको जो अपने बिजली के जो पावर प्लांट्स होते हैं वो लगाने पड़ते हैं रिमोट एरियाज़ में। रिमोट एरिया मतलब वो नहीं जो तुम्हारे टीवी का रिमोट है कि उस टीवी के रिमोट में तुमने पावर प्लांट सेटअप कर लिया, नालायक। रिमोट एरियाज़ का मतलब है अंडर डेवलप्ड एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, ऐसी जगह पे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर ये शहरों में लगाया जाएगा ना तो क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और उससे पोल्यूशन क्रिएट होगा और लोगों की हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ऐसे जगह पे सेटअप किए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा कुछ लोग नहीं हो, ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो, ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया ना हो। ठीक है। अब क्योंकि ये रिमोट एरियाज़ में होते हैं तो रिमोट एरियाज़ में कुछ भी नहीं होता, कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती, तो क्या होता है वहाँ पे सड़कें भी नहीं होती। तो वो कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने पास रोड्स बिल्ड करती हैं, क्योंकि अगर वो रोड्स बिल्ड नहीं करेंगी तो जाके पावर प्लांट कैसे सेटअप करेंगे, सामान कैसे पहुंचेगा, आगे चल के ऑफिस का स्टाफ कैसे पहुंचेगा काम करने के लिए, है ना। तो क्या करते हैं, अपने पास वहाँ पे सड़कें बिल्ड करते हैं। सड़कें बिल्ड करने के बाद वो वहाँ पे सेटअप करते हैं पावर प्लांट। ठीक है। अब पावर प्लांट सेटअप हो गया 2-3-4 साल में, उसके बाद वहाँ पे उनका जो स्टाफ है वो स्टाफ जो है उसको यूज़ करने लगेगा अपने पास। ठीक है। और आम जनता जो है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, पब्लिक, वो पब्लिक भी उसको यूज़ करने लगेगी अपने पास। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो रोड्स बिल्ड करी हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए असेट है या नहीं? सोचो, ये जो रोड्स बिल्ड करी हैं ये असेट हैं या नहीं? कुछ बच्चे कहेंगे यस और कुछ बच्चे कह रहे होंगे नो। देखो, ये जो रोड्स बिल्ड करी हैं ये हमारे लिए असेट नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए असेट नहीं है। तुम कहोगे सर क्यों कहोगे सर देखो, रोड्स उन्होंने बिल्ड करी, हाँ, ओनरशिप आ गई, उससे बेनिफिट मिल रहा है फ्यूचर में, हाँ, तो आपको उसको असेट बनाने में क्या दिक्कत है? देखो, ये जो रोड्स बिल्ड करी हैं इस रोड को पब्लिक भी यूज़ कर रही है, आम जनता। अगर आपका असेट होता है तो आपका उस असेट पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। आपका उस असेट पे कंट्रोल नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारी जेब में जो पड़ा है फ़ोन या हाथ में जो फ़ोन चल रहा है तुम्हारा उस पर कंट्रोल है ना? कंट्रोल से मतलब तुम किसी और को यूज़ करने से रोक सकते हो कि नहीं मेरा फ़ोन है, हाथ मत लगाओ, छुओ मत, दे दो वापस मुझे। यू कैन कंट्रोल दैट ना। बट ये जो सड़क बनाई है इस सड़क को पब्लिक भी यूज़ करेगी, तो क्या हुआ? कंट्रोल नहीं है ना। यानी कि ये रोड्स हमारे लिए असेट नहीं हुई। तुम कहोगे सर रोड से इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, पर मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन कहती है ओनरशिप एंड कंट्रोल दोनों चाहिए। पैसे लगा के तुमने एक बार को कह लो कि हाँ ओनर तो बन गए बट कंट्रोल नहीं है। सोचो, सड़क पे चलता हुआ आदमी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को क्या कह सकता है कि सड़क तेरे बाप की है क्या? ऐसी तो बोलते हैं ना आजकल लोग कि सड़क तेरे बाप की है क्या, जो तू ही चलेगा मैं नहीं चल सकता, है ना। यानी कि क्या हुआ, आपका कंट्रोल नहीं है। जब कंट्रोल नहीं है तो आपके लिए वो असेट नहीं हुआ। ठीक, चले आगे, आई बात समझ? तो अब तुम्हें एक असेट को क्लासिफाई करना आ गया होगा। अब अपनी लाइफ में जाओ, नॉर्मल पीछे फ्लैशबैक में जाओ और सोचो जिस जिस चीज़ों को तुम असेट मानते थे क्या वो चीज़ें असेट हैं भी? क्या उन चीज़ों से तुम्हें कोई फ़ायदा हो भी रहा है या सिर्फ वो चीज़ें तुम्हारा पैसा लेके चली गई और मिला कुछ नहीं तुम्हें?
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने पास। नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ देखते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती है हमारी। देखो मैं इसको मिटा दूं। हाँ, लाइबिलिटी को अगर मैं एक वर्ड में समझाना चाहूँ तो लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। देखो मान लो कि तुम ऑटो पकड़ के जा रहे हो, तुमने एक ऑटो वाले को बुलाया और कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ दे, तो तुमने ऑटो वाले को पैसे दे दिए, तुमने ऑटो वाले को पैसे दे दिए, पहले दे दिए कि रेलवे स्टेशन पहुंचा दे। तो ऑटो वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुमने पैसे पहले दे दिए तो ऑटो वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें वो रेलवे स्टेशन ड्रॉप करे, है ना, यही कहोगे। तो ये रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करना की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या है, उसकी लाइबिलिटी है। अगर ऑटो वाले ने तुम्हें ड्रॉप कर दिया, तुमने पैसे पहले नहीं दिए थे, तुमने पैसे पहले नहीं दिए, तुम ऑटो में बैठे और कहा रेलवे स्टेशन, उसे तुम्हें रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया, तो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पैसे पे करने की। तो वो पैसे पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन गई? तुम्हारी लाइबिलिटी। तुमने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, ऑनलाइन, और डोमिनोज वाले को ऑनलाइन पे कर दिया तुमने, तो डोमिनोज वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? यही कि तुम्हें पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, चोको लावा केक जो तुमने मंगाया है वो डिलीवर करे। यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमिनोज की क्या बन गई? लाइबिलिटी। मान लो तुमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पैसे नहीं पे किए, तो डोमिनोज वाला तुम्हारा ऑर्डर लेके आ गया, तो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी? पैसे पे करने की, क्योंकि वो तुम्हारा ऑर्डर लेके आ गया। तो इसी तरीके से लाइबिलिटी इज़ नथिंग बट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक आ जाओ। तो हम क्या देख रहे थे? लाइबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स में कौन सी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, पैसा चुकाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है लाइबिलिटी। और ये पैसे किसको चुकाने हैं? आइदर टू आउटसाइडर्स, आइदर टू आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स। पैसे चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको? बाहर वालों को या अंदर वालों को? आउटसाइडर्स में जैसे क्रेडिटर्स आ गए, यह हमारा बैंक लोन हो गया, या हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये बाहर वालों को पैसा चुकाना है। और इनसाइडर्स कौन हो गए? हमारी कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइबिलिटी। आ जाओ, अब कैपिटल से मुझे याद आ रहा है एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल, देखो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मेरा अपना कोचिंग का बिज़नेस है, तो मैंने अपना आप सेटअप किया, तो उस बिज़नेस में मैंने पैसे डाले, कैपिटल डाली, ठीक है। तो मैंने अपने बिज़नेस में कैपिटल डाली, तो बिज़नेस किसका? मेरा। मेरा बिज़नेस, उसमें डाला मैंने अपना पैसा, यानी कि मेरा खुद का पैसा डाला मैंने, ठीक है। और मैं अपने ही पैसे को लाइबिलिटी बोल रहा हूँ, ये क्या बेकार की बात हुई? मेरा ही बिजनेस है ना, तो अपने ही बिजनेस में अपने ही पैसे को लाइबिलिटी बोल रहा हूँ, मतलब खुद को पैसे देने हैं। क्या तुमने ऐसा कभी बोला है कि मुझे खुद को पैसे देने हैं? यहाँ पे ये वही चीज़ हो रही है, अपने ही बिजनेस में अपने ही पैसे को लाइबिलिटी दिखा रहे हो। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है कि हम ऐसा दिखाते हैं, है ना? ये गलत नहीं है? नहीं,
ये गलत नहीं है। आपने अपने बिजनेस में अपने पैसे को लायबिलिटी ही दिखाना है। आओ देखो क्यों। देखो, तुमने डोमिनोज वाले को पैसे दिए, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? तुमने डोमिनोज वाले को पैसे दिए, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? सर पिज्ज़ा। बढ़िया। तुमने ऑटो वाले को पैसे दिए रेलवे स्टेशन पहुंचाने के लिए, ऑटो वाले से क्या चाहिए? तुम्हें रेलवे स्टेशन पहुंचा दे, यानी कि तुम्हें सर्विस चाहिए। ठीक है। तुमने हमारे इंस्टीट्यूट में कोचिंग क्लासेस ली, एम इंस्टीट्यूट पे तुमने कोचिंग क्लासेस ली, तुमने फ़ीस पे करी, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हमसे चाहिए नॉलेज, या सिंपली सेइंग सर्विस चाहिए, कि हम तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड करें। अब तुम अपने बिजनेस को पैसा दे रहे हो, तुम अपने बिजनेस को पैसा दे रहे हो, तो तुम्हें अपने बिजनेस से क्या चाहिए? तुम्हें अपने बिजनेस से क्या चाहिए? प्रॉफिट, है कि नहीं? और अगर वो बिजनेस प्रॉफिट कमा के नहीं भी दे सकता, तो जितना पैसा डाला है उतना तो वापस करे। यानी कि तुम्हें क्या चाहिए? वो पैसा भी वापस चाहिए, कैपिटल जो चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। अगर नुकसान होता है तो नुकसान उठाने के बाद जो कैपिटल बचती है वो चाहिए, है ना? मतलब तुमने जब भी कहीं किसी को कुछ पैसा दिया है तो तुम्हें वापस बदले में कुछ चाहिए। तो तुमने जब अपने बिजनेस को पैसा दिया है तो तुम्हें बिजनेस से भी तो कुछ वापस चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? डोमिनोज को एक अलग इंसान बना रहे हैं, ऑटो को एक अलग इंसान, एम को एक अलग इंसान। तो बिजनेस को भी क्या करेंगे? हम एक अलग इंसान बनाएंगे, हम उसको बनाएंगे एक सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बनाएंगे हम? सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी के अकॉर्डिंग बिजनेस हमें पैसे चुकाएगा। देखो, जब भी तुमने कभी जैसे डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाया, तो कई बार पिज़्ज़ा ऐसा आता है, अरे हाय मज़ा ही आ गया, एक्सीलेंट पिज़्ज़ा होता है। तुम कहते हो कि डोमिनोज से अच्छा पिज़्ज़ा किसी का नहीं, एक्सीलेंट, सुपर्ब। मतलब तुमने क्या किया? तुमने कहा जितना हमने पैसा डाला उससे ज़्यादा ही मिल गया, इतना टेस्टी पिज़्ज़ा था। यानी कि तुमने जो कैपिटल डाली वो भी मिल गया और साथ साथ एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि प्रॉफिट कमा लिया। कई बार पिज़्ज़ा ओके होता है, तो तुम कहते हो हाँ ठीक है, जितने पैसे में आया था उतना मिल गया, यानी कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कमाई हुई, तुमने जितना डाला था उतना ही मिला, यानी कि कैपिटल ही रिकवर हुई। और कई बार होता है पिज़्ज़ा बिल्कुल ठंडा, टॉपिंग्स ऊपर चिपकी हुई हैं, उसमें उसने वो नहीं डाली, जो स्पाइसेस हैं वो नहीं दी तुम्हें, तो क्या हुआ? वेरी बैड पिज़्ज़ा आया। तो तुमने क्या कहा? हाय इतना बेकार पिज़्ज़ा, मतलब पैसे बर्बाद हो गए, यही बोलते हो? यानी कि उस कैपिटल में कुछ नुकसान उठा लिया, है ना? यही करते हैं ना? तो हम बिज़नेस से भी तो यही कह रहे हैं, बिज़नेस से भी तो हम यही सारी चीज़ें कह रहे हैं। यानी कि बिज़नेस क्या है? एक अलग इंसान है। हम उस एक इंसान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें कुछ देगा। तो ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ पे सिखाया जाता है? 11th क्लास में बाय द नेम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वहाँ सीखते हैं हम ये बात। ठीक है, जो कहता है बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग इंसान हैं, सेपरेट पर्सन्स। तो क्या हुआ? बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि ओनर को उसका पैसा वापस चुकाए। जैसे डोमिनोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑटो वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि ओनर ने जो पैसा डाला है वो उसको वापस करे। तो हम जब भी अकाउंट्स बनाते हैं, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग इज़ डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। कहने का मतलब, तुम जब सीए बन जाओगे, अपनी प्रैक्टिस फर्म खोलोगे, तो तुम्हारे पास क्लाइंट आएंगे, है ना, और क्या कहेंगे क्लाइंट, हमारी अकाउंटिंग कर दो, हमारी ऑडिटिंग कर दो। तो जो तुम हो सीए, तुम्हारे पास जो क्लाइंट आएगा, एक तो क्लाइंट है और दूसरा बिजनेस है, एक समझ लो। क्लाइंट आके तुमसे कहता तो है कि मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग कर दो, बट तुम अकाउंटिंग क्लाइंट की नहीं करते हो, तुम किसकी करते हो, बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, ऐसे समझ लो कि बिजनेस ने तुम्हें कॉल करके बुलाया है और कह रहा है प्लीज़ मेरी अकाउंटिंग करो, क्लाइंट ने नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आई थिंक अभी तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ध्यान से पढ़ना सारे बच्चे, पूरा कंसंट्रेशन ही रखना, क्योंकि बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद तुम्हें क्लियर नहीं होंगी बचपन में, और वो हो सकता है क्लियर हो जाए अभी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना स्लो एंड ग्रेजुअली लेके चल सकूँ उतना लेके चलें। ठीक है, अच्छा अगला आइटम देखते हैं हम अपने पास, सेल क्या है। आओ, सेल, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा जो बिज़नेस है उससे जो बेच के कमाया वो हमारे लिए सेल्स हो गई। थोड़ा थोड़ा ठीक है, बट आप इसको थोड़ा रिफाइन कर दें। सेल का मतलब देखो क्या है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल्स arising from principal revenue generating items, principal revenue generating items and other incidental items। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से समझते हैं। मेरा है कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो मैं मेन अपनी जो कमाई करूँगा वो कहाँ से करूँगा, मेरी जो मेन कमाई होगी वो कहाँ से होगी, टीचिंग से होगी। ठीक है, और मैं जब बच्चों को पढ़ाऊँगा तो बच्चों से मुझे क्या मिलेगा बदले में, मुझे मिलेगी बच्चों से फीस। ठीक है, तो मैं मेन कहाँ से कमाता हूँ, टीचिंग से। कमाता क्या हूँ, फीस। क्या मैं और कहीं से कमा सकता हूँ, हाँ। कैसे सर, मैं बुक सेल करके कमा सकता हूँ अपनी, है ना। मैं मान लो टेस्ट सीरीज़ रख सकता हूँ जो कि पेड टेस्ट सीरीज़ है, मैं वहाँ से भी कमा सकता हूँ बच्चों से, है ना। तो मैं वहाँ से भी अपने पास कुछ इनकम कर सकता हूँ, कुछ कमाई कर सकता हूँ, है ना। तो देखो ये जो मैंने टीचिंग से कमाया, बुक सेल करके, टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करके, ये जो मैंने कमाई करी अपने पास, इसको बोलते हैं हम सेल्स। ठीक है, मेरा मेन काम है पढ़ाना, तो टीचिंग को क्या बोलेंगे हम,
प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम। टीचिंग मेरा क्या है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम। बुक सेल करके कमाना, टेस्ट सीरीज रखना, ये छोटी मोटी है, इसको क्या बोलेंगे, अदर इंसिडेंटल आइटम्स। ठीक, ये जो मैंने फीस से कमाया या इनकम कमाई जो टेस्ट सीरीज करके, इसको क्या बोलेंगे हम, इनफ्लो, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल्स। ठीक है, ग्रॉस का मतलब क्या है, जब मैंने उसमें से खर्चे माइनस ना किए हो तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस। इनफ्लो मतलब अंदर आना, किसका अंदर आना, या तो कैश का अंदर आना या रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मतलब पैसा आना था आया नहीं। मान लो मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया, 10 बच्चे थे, 10 में से 6 बच्चों ने फ़ीस दे दी, 4 बच्चों की अभी भी आनी है, तो जिनकी आ गई उसको कैश में लिख देंगे, जिनकी आनी रहती है वो क्या होते हैं हमारे रिसीवेबल्स। देखो वर्ड क्या है, रिसीवेबल, अभी रिसीव नहीं हुआ, रिसीव हो गया तो रिसीव्ड बोल सकता था, क्या है रिसीवेबल मतलब अभी रिसीव नहीं हुआ। तो डेफिनेशन क्या है, ग्रॉस इनफ्लो जिसमें से खर्चे माइनस ना किए हों, वो इनफ्लो ऑफ कैश और रिसीवेबल्स। पर वो कैश या रिसीवेबल्स कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम मेन एक्टिविटी, यानी कि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम एंड छोटी मोटी एक्टिविटीज़ और जो उसके साथ जुड़ी हुई है, इंसिडेंटल आइटम्स। ठीक है, ये हो गए हमारे लिए सेल्स। ठीक है, अच्छा अगर इनमें से मैं खर्चे माइनस कर दूं तो उसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं या फिर इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए शॉर्ट में मैंने सेल्स को इनकम बोल दिया है। बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इनकम में एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद आता है, बट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग मैंने अभी उसको इनकम बोल दिया है। ठीक है, आ जाओ, लास्ट है हमारा एक्सपेंसेस, कि भैया एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस के लिए जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे कहते हैं सर एक्सपेंसेस का मतलब हमारे खर्चे। अरे ये खर्चे बोलने से तो तुमने हिंदी वर्ड बोल दिया, एक्सपेंस को बस हिंदी में बोल दिया, मतलब क्या है। सर खर्चे तो खर्चे ही होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, हमने कुछ रेंट पे कर दिया या कोई हमने बिजली का बिल पे कर दिया, वो एक्सपेंस होता है। अरे भाई ये जो तुम बोल रहे हो ये तो एग्जाम्पल हुए कि ये इसको एक खर्चे बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करोगे। सर आप तो डेफिनेशन के पीछे ऐसे पड़ गए जैसे 3 इडियट्स के पीछे आमिर खान के पीछे पड़ गए थे, है ना। अरे पता तो हो, सिंपल फॉर्म में पता तो होना चाहिए कि क्या है डेफिनेशन, कैसे उसको बताओगे, किसी को कैसे समझाओगे कि एक्सपेंस क्या है। कोई साइंस का क्लाइंट चिपक गया तुम्हारे को जिसको साइंस बैकग्राउंड से है, तो क्या बोलोगे एक्सपेंस क्या है, ये कह दोगे तुम छोड़ो हम अपना आप देख लेंगे, ऐसे बोलोगे। क्लाइंट तुम्हें लात मार के भगा देगा कि तुम्हें ये नहीं पता, मुझे नहीं समझा पा रहे, तो काम क्या करोगे। आओ देखो एक्सपेंसेस क्या हैं, देखो outflow of resources to generate income। बस रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना ताकि हम इनकम जनरेट कर पाएँ। देखो मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एम इंस्टीट्यूट, ठीक। अब मुझे, मैं अपनी कोचिंग का स्पेस का रेंट पे करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, वाटर बिल पे करता हूँ, ठीक है, स्टेशनरी का एक्सपेंस करता हूँ, स्टेशनरी का खर्चा उठाता हूँ, ये सारे खर्चे उठाता हूँ, है ना। ये सब चीज़ें मैं क्यों पे करता हूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम क्या है, इनकम जनरेट करना, यानी कि फीस जनरेट करना।
मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्टेशनरी का खर्चा उठाऊं? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? कुछ तो रीज़न होगा ना, मैं ये खर्चा कर रहा हूँ, है ना। बनिए तो हम सभी हैं कि क्यों पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकम जनरेट करनी है भाई, पैसे कमाने हैं। तो एक्सपेंसेस का मतलब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम क्या कर सके, इनकम जनरेट कर सकें। क्लियर है? अब कुछ बच्चे कहेंगे, कहते भी हैं कई बार कि सर आप इसकी जगह पे आउटफ्लो ऑफ कैश लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? आउटफ्लो ऑफ कैश भी तो लिख सकते हो, बेटर है, बट हम आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं लिखेंगे। देखो क्यों। अगर मैंने आउटफ्लो ऑफ कैश लिख दिया तो क्या होगा, जैसे मान लो ये रेंट है, मैंने ये रेंट अभी पे नहीं किया, रेंट इज़ नॉट पेड। मैंने कहा यार अगले महीने 2 महीने का एक बिल पे कर दूंगा, अभी थोड़ी हालत ख़राब चल रही है तो रेंट में बाद में पे कर दूंगा। तो यहाँ रेंट इज़ नॉट पेड, तो क्या होगा, कैश बाहर गया क्या? अगर मैंने रेंट पे नहीं किया तो कैश बाहर नहीं गया, देयर इज़ नो आउटफ्लो ऑफ कैश। तो अगर आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ तो ये रेंट जो है एक्सपेंस नहीं बनेगा। डेफिनेशन क्या कहती है, आउटफ्लो ऑफ कैश। पर कैश बाहर नहीं गया तो ये रेंट एक्सपेंस बनेगा ही नहीं कभी। बट ये क्या रेंट एक्सपेंस नहीं है? रेंट एक्सपेंस है हमारा। तो अगर मैं आउटफ्लो ऑफ कैश लिख दूंगा तो जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश से फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मिस हो जाएंगे, वो एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट नहीं होंगे। इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा रीज़न, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बच्चों के बैठने के लिए टेबल्स एंड चेयर्स वगैरह सब अरेंज किए हुए हम लोगों ने। बैठेंगे टेबल पे नहीं, मतलब चेयर्स अरेंज की हुई हैं, टेबल्स अरेंज किए हुए हैं, वाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, सब कुछ है ना। तो जैसे जैसे ये सब चीज़ें यूज़ होंगी तो क्या ये सब चीज़ें डेप्रिशिएट नहीं होंगी? ये सब चीज़ें, इनकी वैल्यू घटेगी, यूज़ करने से वेयर एंड टेयर होगा तो ये डेप्रिशिएट होंगी। ठीक है, अब क्या डेप्रिसिएशन के लिए कैश पे करते हो? क्या डेप्रिसिएशन के लिए कैश पे करते हो? नहीं, उसके लिए कैश पे नहीं करते, बट क्या वो एक्सपेंस है, खर्चा है? हाँ सर खर्चा तो है, नॉन कैश है बट एक्सपेंस है। धीरे धीरे असेट की वैल्यू घटना भी एक खर्चा होता है। तो अगर मैं आउटफ्लो ऑफ कैश लिख दूं ऊपर, अगर मैं ऊपर आउटफ्लो ऑफ कैश लिख दूं तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा फिर, बट रिसोर्सेज लिखने से डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि रिसोर्सेज में क्या आता है, देखो रिसोर्सेज में असेट्स आ गए, तो इसके अंदर कैश भी आ गया और मेरा टेबल्स एंड चेयर्स वगैरह भी आ गए। ठीक है, तो इसलिए क्या बेटर वर्ड है यूज़ करना, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम इनकम जनरेट कर पाएँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको बातें? मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम लोगों को इजी से इजी लैंग्वेज में उसको समझा सकूं। किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, पता चल जाएगा और मैं आंसर कर दूंगा सभी के। ठीक है, तो तारीफ़ करनी हो तो तारीफ़ कर देना, गाली लिखनी हो तो गाली भी लिख देना, और अगर कोई डाउट लिखना हो तो डाउट भी नीचे लिख देना, पता चल जाए कि तुम लोगों को पसंद आया है या नहीं आया है। चलो आगे देख रहे हैं, भाग कहाँ रहे हो, अभी और भी है, क्या सोच रहे हो क्लास ख़त्म? आ जाओ आगे देखेंगे। अभी हमने उनकी डेफिनेशंस देख ली हैं, अब देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको आ जाओ। असेट्स
लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। असेट्स का मुझे बताओ, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? सर डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, इनकम्स का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट। ठीक है, असेट्स का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज का क्रेडिट, इनकम्स का क्रेडिट और एक्सपेंसेस का डेबिट। अब अगर तुम देखोगे तो मैंने इनके आगे बैलेंस नहीं लिखा और एक्सपेंसेस के आगे भी बैलेंस नहीं लिखा। कोई बता सकता है क्यों? क्यों मैंने इन दोनों के आगे बैलेंस नहीं लिखा पर इनके आगे बैलेंस लिख दिया? कोई बता सकता है? आ जाओ देखते हैं। हमारे पास असेट्स एंड लायबिलिटीज़, इनका हमेशा बैलेंस बच जाएगा, बट इनका कभी भी बैलेंस हमारे पास नहीं बचता। देखो कैसे, तुम्हारी जेब में पड़ा है कैश, 2000 रुपये का एक नोट पड़ा है, 2000 रुपये का एक नोट पड़ा तुम्हारी जेब में। अगर तुमने वो आज खर्च नहीं किया तो क्या वो कल ज़ीरो हो जाएगा? क्या वो नोट तुम्हारा कल जो जेब में पड़ा है वो यूज़लेस हो जाएगा? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, 2000 का नोट है, मेहनत से कमाया है, रिश्तेदार दे के गए थे, हैं छुपा के मम्मी से रखे हमने, और आप कह रहे हो कल ज़ीरो जाएगा? नहीं होगा। यानी कि कैश जो है वो ज़ीरो नहीं हुआ, वो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड हो गया, है ना। उसी तरीके से लायबिलिटी कैसे होती है? तुमने आज किसी से लोन लिया, तुमने आज किसी से उधार लिया, लेट अस सपोज 100 रुपये का, ठीक है। अब तुमने कल उसी दोस्त से 50 रुपये और उधार लिए, ठीक है। तो तुम्हें अपने दोस्त को अब कितने पे करने होंगे? तुम अपने दोस्त को जब वापस चुकाओगे तो कितने चुकाओगे? सर 150। 150 क्यों? 100 सर एक दिन पीछे के हैं और 50 उसी दिन के होंगे, तो हमें टोटल उसको 150 चुकाने हैं। मतलब जो ये 100 रुपये लिए थे, ये 100 रुपये कैरी फॉरवर्ड हुए, है ना, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हुए, यानी कि इनका बैलेंस बच गया। ठीक है, तो इनका हमेशा बैलेंस बच जाता है, और क्योंकि इनका बैलेंस बचता है इसीलिए जाते हैं बैलेंस शीट में। क्योंकि देखो, जिनके आगे बैलेंस है वही तो बैलेंस शीट में जाते हैं, कोई और आइटम थोड़ी जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बैलेंस करते हैं, क्योंकि इनका बैलेंस हमेशा हमारे पास बच जाता है। ठीक है, अगर नहीं बचता तो वो ज़ीरो होके ख़त्म हो जाएगा। फिर वैसे जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में असेट का बैलेंस हमारे पास बच जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ईयर में। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जो होते हैं इनका कभी भी बैलेंस नहीं बचता। ठीक है, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जो होते हैं इनका कभी भी बैलेंस हमारे पास नहीं बचता। देखो कैसे, अभी हम जैसे अगस्त में मान लो और सितंबर ले लेते हैं लोग। अगस्त में तुमने बिजली यूज़ करी और बिजली का बिल आया लेट अस सपोज 7000 रुपये। ठीक है, अगस्त में तुमने बिजली यूज़ करी और बिजली का बिल आया 7000 रुपये। सितंबर में मुझे बताओ जब तुम्हारी बिजली की रीडिंग स्टार्ट होगी, बिजली की जो रीडिंग है वो स्टार्ट होगी, वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी या 7000 से स्टार्ट होगी? जब तुम्हारा बिजली सितंबर की स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी कि 7000 से? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 7000 से। नालायक, सितंबर की रीडिंग तुम्हारी 0 से स्टार्ट होगी। सोचो, अगर सितंबर में तुमने एक भी यूनिट बिजली का नहीं कमाया तो बिजली का बिल कितना आएगा? 0।
फिक्स्ड को छोड़ देना, बिजली के बिल में फिक्स्ड एक्सपेंस भी होता है, उसको छोड़ दो। अगर तुमने सितंबर में 1 यूनिट भी बिजली नहीं कमाई, एक बल्ब भी ऑन नहीं किया, तो बिजली का बिल कितना आएगा? 0 आएगा ना। तो क्या हुआ, जो अगस्त में बिल था वो आगे नहीं गया, सितंबर में तुम्हारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, यानी कि एक्सपेंसेस का बैलेंस तुम्हारा नहीं बचता, एक्सपेंसेस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, वो नेक्स्ट टाइम 0 हो जाते हैं। सेम इनकम्स के लिए भी, तुम कभी किसी कस्टमर के, किसी दुकानदार के, इनफैक्ट तुम कभी किसी दुकानदार के अगर पहले कस्टमर बने हो तो वो क्या कहता है, एक वर्ड यूज़ करता है। जब वो तुम उस दिन की तुम्हें पहली सेल करता है तो एक वर्ड यूज़ करता है, होता है बोनी। बोनी का मतलब क्या है, उस दिन की पहली सेल। ठीक है, तो जैसे आज 23 अगस्त है, आज उसने तुम्हें अपनी फर्स्ट सेल करी, क्या उसकी उससे पिछले दिन सेल हुई होगी? यानी कि 22 अगस्त पे सेल हुई होगी, हाँ हुई होगी। 21 अगस्त पे सेल हुई होगी, हाँ हुई होगी। 21 अगस्त पे भी सेल। तो फिर भी वो क्या कह रहा है, 23 अगस्त की पहली सेल आपको हुई है। तो यानी कि पीछे की सेल्स उसने कर दी 0 और आज उसने फ्रेश डे, फ्रेश स्टार्ट किया है। दुकानदार बोलता है ना, आज बहुत सेल हुई, आज अच्छी खासी बिक्री हो गई, आज ठीक ठाक ही बिका, आज ओके ओके ही रहा, ऐसे बोलते हैं ना वो। तो क्या कह रहे हैं, पीछे की सेल्स जो हो गई वो 0 हो गई, आगे की सेल्स नेक्स्ट डे की 0 से स्टार्ट होती है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 21 अगस्त पे सेल करी, 22 अगस्त पे सेल करी, तो ये जो सेल करी इनमें पैसा भी तो कमाया होगा। हाँ भाई, पैसा कमाया होगा, कैश कमाया होगा। तो सर वो कैश भी तो लेके आ रहा है, तो बैलेंस तो है ना। हाँ भाई है बैलेंस, पर ये जो कैश है ये कैश इनकम नहीं, अब ये असेट बन चुका है। कैश जो पीछे की सेल्स का पड़ा है ये असेट बन चुका है, और असेट का तो बैलेंस बचता है। ठीक है, तो जो इनकम होती है वो पिछले दिन से कैरी फॉरवर्ड होके नहीं आती, नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट दिन फ्रेश सेल्स करनी होती है। ठीक है, अच्छा एक और रीज़न से समझा देता हूँ। देखो, जब भी हम कभी अपने पास लेजर्स बनाते हैं, तुमने स्कूल में लेजर्स बनाने सीखे होंगे, तो याद करो 11th में एक चैप्टर पढ़ा था तुमने, डेप्रिसिएशन। तो उस डेप्रिसिएशन में तुम बनाते थे अपने पास एक मशीन अकाउंट, और उस मशीन अकाउंट को कुछ ऐसे बनाते थे। असेट खरीदा तुमने तो यहाँ डाला टू बैंक, उसको डेप्रिशिएट किया तो यहाँ डाला बाय डेप्रिसिएशन, और फिर यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, बट वहीं अगर तुम एक एक्सपेंस का खाता बनाओगे, मान लो तुम रेंट अकाउंट बनाते हो, तो रेंट के केस में हम क्या करते हैं, हमने रेंट पे किया तो यहाँ टू बैंक तो डालेंगे, बट यहाँ पे हम कभी भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं निकालते। हम क्या करते हैं, यहाँ डालते हैं हमेशा बाय P&L या बाय ट्रेडिंग अकाउंट। हम कभी भी बैलेंस कैरिड डाउन नहीं निकालते। सर निकालते तो हैं, ट्रायल बैलेंस में डालने के लिए निकालते तो हैं। अरे वो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए होता है, बट जैसे आपकी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाती है, ये बैलेंस कैरी डाउन हट जाता है, इसकी जगह पे बाय P&L लिखते हैं। ठीक है, सोचो P&L अकाउंट में रेंट कहाँ डालते हो, P&L अकाउंट में रेंट कहाँ डालते हो, डेबिट साइड पे ना। तो रेंट में कहाँ डालोगे, एक अकाउंट में डेबिट होता है तो दूसरे में क्रेडिट होता है ना। तो P&L में तुमने रेंट डेबिट किया तो रेंट में क्या होगा, P&L क्रेडिट होगा ना। तो इसलिए P&L क्रेडिट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इनका कभी भी बैलेंस कैरी डाउन नहीं निकलता, पर इनका निकलता है क्योंकि इनका कैरी फॉरवर्ड होता है, इनका बैलेंस हमेशा बच जाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आई होप सब क्लियर है। कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख दो प्लीज़। एटलीस्ट एक आइडिया लग जाता है कि हमें एज अ टीचर और किस तरीके से समझाना है, हमें एक नया नया तरीका मिलता है बच्चों को समझाने का भी, है ना। अच्छा आओ,
मेरे पास एक पानी का गिलास है, ठीक है, उसमें इतना पानी पड़ा है। क्या है ये? पानी का गिलास है और इसमें पानी का इतना पानी पड़ा है। मुझे अपने पास पानी का लेवल बढ़ाना है, मुझे अपने पास पानी का लेवल बढ़ाना है। तो लेवल कैसे बढ़ाऊं? कैसे बढ़ाऊं? बच्चे कहेंगे सर सीधा सीधा इसमें पानी डाल दो और पानी डाल दो, है ना। शुक्र है किसी ने ये नहीं कहा कि सर थर्स्टी क्रो की तरह कंकर डाल दो, है ना, पानी अपना ऊपर आ जाएगा। नालायक, है ना। जिन जिन दिमाग में ये आया, खुराफाती दिमाग होते हैं, वो क्या करना है, पानी का लेवल बढ़ाना है तो क्या करो, ऊपर पानी डाल दो। सर ये कैसा पानी है? काला पानी है, काला पानी पियेंगे हम। अरे बेटा लो, नीला पानी लो, तुम नीला लो, लो 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 लो, नीला नीला पानी, है ना। नीले नीले अंबर पर, नहीं तो अंबर हो गया ना, तो पानी है, छोड़ो, नीला नीला पानी, है ना। तो सीधी क्या बात हुई, अगर मुझे पानी का लेवल बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पानी पोर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे पानी का लेवल कम करना है, मुझे पानी का लेवल कम करना है तो क्या करूं? सर पानी गिरा दो, पानी गिरा दो, तो अपना पानी का लेवल कम हो जाएगा। करेक्ट, लॉजिकल बात है बिल्कुल, है ना, यही तो करते हैं। अब मुझे बताओ, मैं मार्केट गया और मार्केट से मैं डेबिट खरीद के लाया। अज्यूम करो कि मार्केट में डेबिट मिल रहा था, ठीक है, और उस गिलास में मैंने डेबिट डाला, इतना डेबिट डाल रखा है मैंने, ठीक है। मुझे डेबिट का लेवल बढ़ाना है ना। जैसे मुझे पानी का लेवल बढ़ाना था, पानी इतना पानी था, मुझे पानी का लेवल बढ़ाना था, तो मैंने क्या किया था, और पानी डाला था। मुझे डेबिट का लेवल बढ़ाना है तो मैं क्या करूं, इसमें और डेबिट डाल दूं, है ना, बिल्कुल। और अगर जैसे मुझे पानी का लेवल कम करना था तो क्या किया था, पहले पानी डाला था तो पोर किया। अब मुझे पानी का लेवल कम करना है तो मैंने उसका ऑपोजिट किया, उल्टा किया कि पानी निकाल के फेंक दिया, स्पिल किया, ऑपोजिट किया। तो मैंने जब पानी का लेवल डेबिट का लेवल बढ़ाना है तो मैंने क्या किया, उसमें डेबिट किया। अगर मुझे डेबिट का लेवल घटाना है तो क्या करूं, डेबिट का ऑपोजिट कर दो, यानी कि क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, है ना। तो मुझे क्या करना है, अगर उस किसी एक आइटम में जो चीज़ पड़ी है वो बढ़ानी है तो उसमें वो चीज़ और डाल दो, कम करनी है तो ऑपोजिट कर दो। बिल्कुल सही बात है। यही चीज़ हमने इन चीज़ों इन रूल्स के साथ यहाँ पे जो रखे हैं हमारे पास, इनके साथ देखनी है। रुक जाओ, इरेज़र बड़ी छोटी है, काश एक बड़ी इरेज़र होती। स्कूल में जैसे छोटी सी इरेज़र नहीं मिलती थी बस, जो रात में बच जाती थी, वैसा सही फील होता है कभी कभी मुझे इसमें। हाँ भाई, असेट्स डेबिट होते हैं, असेट्स बढ़ाने हैं, असेट्स क्लास में डेबिट पड़ा है, उस डेबिट को मुझे बढ़ाना है तो क्या करूं, और डेबिट कर दूं, और घटाना है तो क्रेडिट कर दूं। करेक्ट। लाइबिलिटीज़ का एक अलग ग्लास, उस ग्लास में क्या पड़ा है, क्रेडिट। क्रेडिट का लेवल बढ़ाना है तो क्या करूं, क्रेडिट कर दो सर, और घटाना है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, ऑपोजिट कर दो। इनकम्स क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो बढ़ानी है तो क्या कर दो, क्रेडिट, घटानी है तो डेबिट। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, बढ़ाना है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, और घटाना है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है ना। जो हमने अभी ग्लास वाला एग्जांपल लिया था वो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हैं। अच्छा जी, आ जाओ। इनकम्स और एक्सपेंसेस तुमने देखा कि ये क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं, तुमने स्कूल में ये बात सीखी है। मेरा सवाल है, इनकम्स क्रेडिट ही क्यों होती हैं, एक्सपेंसेस डेबिट ही क्यों होते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दें और इनकम्स को डेबिट कर दें?
ऐसा क्यों नहीं होता? यही क्यों रूल बनाया हुआ है कि यही करो? ऐसा क्यों नहीं बनाया है ना? सोचो, ऐसा क्यों नहीं किया? ऑपोजिट सेट करने में क्या प्रॉब्लम थी? आसान तो है, उल्टा सेट कर दो, क्या दिक्कत है? किसी किसी ने रीज़न पता कर लिया होगा, पता होगा, किसी किसी को नहीं पता होगा। जिस जिसको नहीं पता, आओ आज रीज़न समझ के जाना कि इनकम्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट क्रेडिट क्यों होते हैं। ठीक है, तुमने अपने पास 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। वो शायद तुम्हारा 5th या 6th चैप्टर होता था, है ना? आओ ज़रा उसको एक बार रिवाइज़ करें। तुमने उसमें क्या सीखा था? अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है उसका? कौन बताएगा? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़, जिसको तुम स्कूल में ऐसे भी सीख लेते हो, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो तुमने 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला ये सीखा था और उसके क्वेश्चंस तुम कुछ ऐसे करते थे। तुम यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म बनाते थे, यहाँ लिख देते थे हम ट्रांजैक्शंस और यहाँ पे अलग अलग आइटम्स। तो यहाँ लिखते थे हम ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और यहाँ असेट्स लिखते थे, जैसे कैश आ गया, स्टॉक आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर आ गया, एट्सेट्रा। यहाँ लाइबिलिटीज़ जैसे तुमने लिख दिया यहाँ पे क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल, यही करते थे। तो तुम्हें सिखाया जाता था ऊपर लिखो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, है ना? 11th में ऐसे ही करते थे। आओ ज़रा एक बार 11th को 2 एंट्री में एक बार रिवाइज करें ज़रा। ट्रांजैक्शन है रेंट पेड 2000 इन कैश, 2000 रुपये का रेंट पे किया कैश में। बोलो इसको ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे? सर कैश से 2000 माइनस कर दो और दूसरा कैपिटल से 2000 माइनस कर दो, ठीक है, करेक्ट ट्रीटमेंट। अच्छा, दूसरा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 15,000 इन कैश। 10,000 रुपये के गुड्स 15,000 रुपये में बेच दिए और कैश मिल गया। इसको ट्रीटमेंट करना है हमने, क्या करेंगे? सर गुड्स बाहर जा रहे हैं तो गुड्स में माइनस करो 10,000, यानी कि स्टॉक से 15,000 रुपये का कैश आ रहा है तो कैश में प्लस कर दो 15,000। और सर 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ओनर को मिलता है, ओनर के में डाल दो कैपिटल में 5,000 का प्रॉफिट। करेक्ट, ये ट्रीटमेंट तुमने स्कूल में सीखा था। अब यही ट्रीटमेंट से हम सीखेंगे कि इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के साथ क्रेडिट डेबिट क्यों होता है। देखो, अभी हमने ऊपर सीखा था कि कैपिटल जो है वो एक लाइबिलिटी है। हमने अभी सीखा था कि कैपिटल एक लाइबिलिटी है क्योंकि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो पैसा चुकाने की। किसको? ओनर को। हमने कहा था ना रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे आउटसाइडर्स, इनसाइडर्स में कौन था?
कैपिटल यानी कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर को पैसा चुकाने की। तो ध्यान से देखो, हमने रूल पढ़ा लायबिलिटी का, यहाँ लायबिलिटी लिख दूँ, कैपिटल लिख दूँ, है ना, वो रूल कैपिटल के लिए भी चलेगा। कैपिटल का रूल क्या है? कैपिटल जब बढ़ेगी तो क्रेडिट करो, कैपिटल जब घटेगी तो डेबिट करो, है ना। देखो कैपिटल यहाँ पे बढ़ी कैसे, कैपिटल बढ़ी कैसे? कैपिटल हमारी बढ़ी जब हमें इनकम हुई, करेक्ट। और हमारी कैपिटल घटी कब? कैपिटल घटी कब? जब हमने रेंट पे किया। रेंट क्या हमारे लिए? एक्सपेंस, है ना। तो अगर मुझे कैपिटल को कुछ प्लस करना होता है, अगर कैपिटल बढ़ानी है तो क्या करना है? देखो हमने ऊपर लिखा है ना, कैपिटल को बढ़ाना है तो क्या करना है? क्रेडिट, घटाना है तो डेबिट। तो जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करना है? क्रेडिट, घटेगी तो क्या करना है? डेबिट। देखो इसलिए इनकम्स होती हैं क्रेडिट, क्योंकि वो क्या करती हैं? कैपिटल को प्लस कर देती हैं। और एक्सपेंसेस डेबिट इसलिए होते हैं क्योंकि वो कैपिटल को रिड्यूस यानी कि डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस से सोचो, लॉजिकली सोचो, खर्चे होंगे तो ओनर ने जो पैसा डाला था वो कम होने लगेगा, है ना। ओनर ने जो पैसा डाला वो कम होने लगेगा, यानी कि जो कैपिटल है वो रिड्यूस होगी। और रिड्यूस कैसे होगी? डेबिट से। तो इसलिए खर्चे क्या किए? डेबिट कर दिए। और मुनाफा होगा तो ओनर की कैपिटल बढ़ेगी, उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट भी मिलेगा, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करना है? क्रेडिट। तो इनकम से हमने क्रेडिट किया ताकि वो कैपिटल को इंक्रीज़ कर दे, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको कि ये डेबिट क्रेडिट क्यों होते हैं? ठीक है। अच्छा, असेट्स एंड लायबिलिटीज़, इनका डेबिट क्रेडिट का कोई रीज़न नहीं होता, ये एक रूल है। तुम किसी भी जगह पे उठा के देख लेना, मैंने बहुत जगह पे देख लिया बट कहीं से मुझे कोई उसका रीज़न नहीं मिल पाया कि ये डेबिट और क्रेडिट क्यों होते हैं। आप इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट समझ लो कि ये रूल है कि असेट्स डेबिट होंगे, लायबिलिटीज़ क्रेडिट होंगी। मेरा तुमसे सवाल है कि तुमने देखा है कि क्रिकेट में जब बैट्समैन मारता है रन्स, तो अगर बाउंड्री से पहले टिप्पा खा के बाहर जाए तो क्या होते हैं? 4 रन होते हैं। डायरेक्ट बाहर जाए तो 6 रन होते हैं। मेरा सवाल है कि 4 रन ही क्यों, या 6 रन ही क्यों? 5 क्यों नहीं? 7 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? 3 क्यों नहीं? क्यों नहीं? रूल है ना। एक रूल है कि भाई बाउंड्री से पहले बाउंस करके जाएगी तो 4 रन, डायरेक्ट बाहर जाएगी तो 6 रन। अब कुछ तो सेट करना था ना कि कितने रन देने हैं। तो इसीलिए असेट्स का डेबिट और क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि उसके लिए आपने एक रूल सेट किया है कि असेट्स हमारे डेबिट होंगे, लायबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट होंगी। इसके पीछे कोई रीज़न ढूंढने जाओगे तो रीज़न तुम्हें नहीं मिलेगा। बट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस का रीज़न यही है कि इनकम्स एंड एक्सपेंसेस का ताल्लुक कैपिटल से है, और जो कैपिटल में होगा वो ही इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के साथ भी किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो तुमने सीखा है इसको हम बोलते हैं अपने पास मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम बोलते हैं अपने पास मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। इसको लाने वाले अमेरिकन्स थे, इसलिए इसको यूएस अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हम यूएस अप्रोच भी बोलते हैं। स्कूल में तुमने एक और अप्रोच सीखी होती है जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। वो ट्रेडिशनल अप्रोच तुमने कैसे सीखी थी? 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से सीखी थी। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से सीखी थी तुमने उसको। कुछ याद आ रहा होगा तो, अगर कुछ को तो तोते उड़ गए होंगे कि हाँ यार ऐसा भी कुछ सीखा था, ऐसा तो कुछ पता ही नहीं। ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, या फिर इसको यूके अप्रोच भी बोलते हैं क्योंकि इसको लाने वाले ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इसको यूके अप्रोच भी बोलते हैं।
ठीक है। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, यूके अप्रोच है, इसको हम अपने पास अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मॉडर्न अप्रोच हमारी ये है, ठीक है, जो कि ज़्यादा सिंपल लगती है बच्चों को, बट कुछ बच्चों को ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छी लगती है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी हम कवर करेंगे, पर वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अपने पास, ठीक है। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लेना, और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे को थोड़ा मोटिवेशन दे दो, क्योंकि देखो फ्री में पढ़ाने के लिए बहुत अंदर से मोटिवेशन चाहिए होता है कि यार कोई आए, हम फ्री में पढ़ाना भी चाह रहे हैं बट कोई आना नहीं चाह रहा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बोलो, या जो 11th 12th में बच्चे हैं जिनको अभी बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उनको ये बेसिक्स की लेक्चर्स के लिंक भेजो, ताकि उनको कुछ क्लैरिटी मिल जाए, उनके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनमें उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। बाकी हम हर हफ्ते आपके साथ 3:30 मिलेंगे, और आपकी जो भी क्लासेस हैं अकाउंट्स की, लॉ की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की और मैथ्स की, वो क्लासेस हम आपकी एवरी डे 3:30 चलाएंगे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे, हाँ मंडे टू सैटरडे, आई थिंक संडे भी होगा तो पता नहीं, बट आप ज़रूर आना और क्लासेस ज़रूर अटेंड करना, दोस्तों को ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।